हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 12 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज का एक आर्टिकल है। वीपी टारगेट्स सुप्रीम कोर्ट्स बेसिक स्ट्रक्चर रूलिंग, आस्क्स आर वी डेमोक्रेटिक। तो देखिए, इस आर्टिकल में से हमें कम से कम 2 से 3 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और 2 से 3 मेंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको याद होगा, आई टाइम एंड अगेन रियटरेट द फैक्ट कि आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर कैसे करने होते हैं। कि अगर प्रवासी भारतीय दिवस में जो म्यूजियम है उसकी थीम ही ये है कि कितने प्रवासी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे महात्मा गांधी पहले, जो सबसे प्रोमिनेंट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जब आए जनवरी 9 के दिन 1915, तो आप उनके बारे में लिखेंगे। देन श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में, उन्होंने इंडिया हाउस खोला था। और आप आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे इस तरह का आप मैटर प्रिपेयर कीजिए विद डेट्स, ईयर्स, उनकी जर्नल्स क्या थे जो उन्होंने लिखे। तो इस तरह से यू वुड प्रिपेयर मैटर ऑन दैट मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, GS1 के लिए। तो वैसे ही इफ आवर होम मिनिस्टर इज टॉकिंग अबाउट के इंडियन रेवोल्यूशनरीज ने कैसे फ्रीडम फ्रीडम स्ट्रगल में अपना योगदान दिया था, तो आप आपके लिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है वो कौन से रेवोल्यूशनरीज थे जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो यू विल प्रिपेयर मैटर ऑन दैट। वैसे ही इस पर्टिकुलर आर्टिकल, क्योंकि आपको पता है कि एनजैक के ऊपर बहुत सारी बातें चल रही हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन लेटली, और सेपरेशन ऑफ पावर्स तो GS2 में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में से हमें बहुत सारे, किस तरह से व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर, आई विल टेल यू, आई विल ऑल्सो टेल यू व्हाट यू हैव टू राइट। ओके, सो मैं पहले इसकी कर्सरी रीडिंग दूंगी, इसका एक फॉलो अप भी आया है, फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं बीच में। ऑलराइट, तो देखिए, आप जानते हैं ऑलरेडी जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट के थ्री प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं। एक होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या करेगा, और एक होता है लेजिस्लेचर और एक होता है जुडिशरी। तो लेजिस्लेटर वुड मेक लॉज, and what would executive do? Executive would implement laws or execute. And what would judiciary do? Judiciary would adjudicate कि क्या ये लॉ सही था, कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइनमेंट में था या नहीं था। तो ये बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो हैं जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने क्या कहा है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, वो कहीं ना कहीं जो 1973 की केशवानंद भारती जजमेंट थी, वो उसके खिलाफ जाती हुई दिखती है। क्योंकि केशवानंद भारती जजमेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में लिखे या फिर जो सबसे ज्यादा लैंडमार्क केसेस आप पढ़ते हैं, AK गोपालन केस, मेनका गांधी केस, केशवानंद भारती केस, व्हाट इज द टर्फ बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, तो आप केशवानंद भारती केस पढ़ते हैं। तो इस जगह जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा है कि जो 1973 की केशवानंद भारती जजमेंट थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकता है, लेकिन इस हद तक अमेंड नहीं कर सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए। इट शुड नॉट अमाउंट टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कि ओरिजिनल जो है, ओरिजिनलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की, वही खत्म हो जाए, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। बेसिक स्ट्रक्चर में अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें बोली हैं कि सेक्युलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। तो बात क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के खिलाफ क्यों जाता है जगदीप धनखड़ जी का ये कहना इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। वो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेसिक स्ट्रक्चर है, एंड ऑल ऑफ दैट तो सुप्रीम कोर्ट हैज डेलिबरेटली केप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज खुद के पास ही, कि आई वुड डिसाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज आई वांट टू अवॉइड द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी
ओके तो ये चीज, तो इनका ये कहना है कि ये तो सेपरेशन ऑफ पावर्स के बिल्कुल खिलाफ है, हम कितना अमेंड कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते या कुछ भी, तो ये तो डेमोक्रेटिक नेशन है ही नहीं। इन्होंने ये सवाल पूछा है जगदीप धनखड़ जी ने। देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो एक्स ऑफिशियो राज्यसभा के चेयरमैन भी हैं, तो क्या वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ तो देखिए इट्स अ कॉन्फिडेंस सॉर्ट ऑफ थिंग, तो यहाँ नहीं, पर जब उन्होंने पहला एड्रेस दिया था दिसंबर 7 को राज्यसभा को, तो तब भी उन्होंने पहले एड्रेस में ही ये कहा था कि एनजैक जैसी चीज दोबारा लानी चाहिए। तो क्या पूछ सकते हैं एक चेयरमैन या स्पीकर, या अगर गवर्नर जो हैं केरला के, उन्होंने ये कहा कि मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर लूंगा मिनिस्टर से, तो बात ये नहीं है कि सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसी कहती हैं कि करप्शन, नेपोटिज्म, बात ये है कि क्या गवर्नर प्रेजर विड्रॉ कर सकते हैं, क्या गवर्नर ये बातें कर सकते हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात कर सकते हैं। क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, इन हिज इनॉग्रल एड्रेस एट द 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इन जयपुर। तो आप ये जानते हैं 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस चल रही है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है, एक ऐसे ऑफिसर जो एक हाउस को प्रिसाइड करते हैं, उसको गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसके लिए रूल्स फॉर्मुलेट करते हैं कि कैसे सब कुछ चलेगा, वो होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा के केस में जैसे ओम बिरला जी आप जानते हैं, लोकसभा के केस में स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही हैं, क्योंकि एब्सेंस के समय में वही प्रिसाइड करते हैं हाउस को। तो इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस में स्पीकर्स और डेप्यूटी स्पीकर्स भी सारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज की हमारी कंट्री के प्रेजेंट हैं, ठीक है, और साथ ही में डेप्यूटी चेयरमैन भी राज्यसभा के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है, क्योंकि इस केस में जो हमारे जगदीप धनखड़ जी हैं वो तो चेयरमैन है राज्यसभा के, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है। तो चेयरमैन होने के साथ साथ वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो इन्होंने ये सिर्फ इनॉग्रेट किया है इन्होंने सेशन, जो प्रिसाइड करेंगे इस सेशन को वो ओम बिरला जी ही करेंगे जो स्पीकर हैं। ओके, तो ये बात अपने ध्यान में रखिए। अगर बाय चांस यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स टू डू दिस, आप सोच भी नहीं सकते, यूपीएससी यही सोचेगा, बच्चे तो कभी ये समझेंगे ही नहीं कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस पे कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपकी बस लॉजिक को टेस्ट करने के लिए कि आपको ये भी पता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं यानी वाइस प्रेसिडेंट वो प्रिसाइड कर ही नहीं सकते। जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं उनकी बहुत सारी जो कमिटीज हैं, कोई भी कमेटी को प्रिसाइड हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो वहां पे जो ज्वाइंट कमेटी होती है उसको राज्यसभा के चेयरमैन कर ही नहीं सकते प्रिसाइड, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है अगेन। ओके, तो इसीलिए ये बस आपका इतना रैशनल चेक करने के लिए, ये नहीं है कि आपको रटना है कि ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस भी रटने लग पड़े। सिंपल है कि ओम बिरला जी ही करेंगे क्योंकि स्पीकर हैं वो। ओके, जो हमारा लोकसभा है बेसिकली वो डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है ना, तो उनके जो स्पीकर होंगे, रैशनल तो यही कहता है कि वही होल्ड करेंगे, प्रिसाइड करेंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने साथ ही में, अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हुई है तो इन्होंने ऑफ कोर्स 2015 में जो सुप्रीम कोर्ट ने एनजैक को स्ट्राइक डाउन कर दिया, ये कह के ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ जाता है। ओके, तो इसीलिए, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो देखिए एनजैक तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं अभी एनजैक का क्या बेसिकली कॉम्पोजिशन है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए सजेशन ये भी है कि एनजैक जैसे 2015 में ये जो 2014 का लॉ है उसके तहत बेसिकली आया था, तो भले ही इस तरह की एग्जैक्टली डिट्टो एक एनजैक ना हो, पर एनजैक जैसा कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए जरूरी है, तो इसको ही हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हम देखेंगे कैसे। तो देखिए एनजैक एक कमीशन होगी, ओके, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसमें जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स जो होंगे 2 और सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जस्ट नेक्स्ट सीनियर लोग हैं। अब यहां तक तो ठीक है, ये 6 मेंबर एक बॉडी है जिसमें से 3 मेंबर हमने जुडिशरी के डिसाइड कर लिए, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी अभी तक तो हमें लग रहा है कि जी हाँ मेंटेन्ड है, ठीक है। तो आपको ये तो पता है कि एनजैक क्या करेगा, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर्स को गवर्न करेगा कि
हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट करने के लिए, ठीक है। सो जो रैशनल है वो केवल इतना है कि जजेस शुडंट बी अपॉइंटिंग देमसेल्व्स, जजेस अपॉइंटिंग देम जजेस इज एक्चुअली अमाउंटिंग टू नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, जो अंकल जज सिंड्रोम मैंने आपको बताया था, है ना। तो कि मेरे अंकल हैं तो मैं ही बनूंगा अब नेक्स्ट जज, क्योंकि फेवरेटिज्म होगा मेरे लिए, जो क्लोज डोर मीटिंग्स में होता है। तो इसको बेसिकली चैलेंज करने के लिए एनजैक जैसा कुछ चाहिए। तो अभी तक तो हमें लग रहा है कि ठीक है, इंडिपेंडेंस जो जुडिशरी मेंटेन होती दिख रही है। अब थर्ड हम देख रहे हैं कि कौन होगा, फोर्थ मेंबर कौन होंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस हमारे किरण रिजिजू जी इस समय जो हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब ये है बेसिकली, एक हो गए सरकार के, ठीक है, दो अब होंगे एमिनेंट पर्सन्स। अब यहाँ पे सारा टसल है, ये जो तीन लोग हैं ये जुडिशरी से नहीं है। तो अगर आप सोचिए कि जो ये तीन एक तरफ, अगर कोई भी एक अपॉइंटमेंट के ऊपर, और ये तीन एक तरफ, अगर कोई लॉक जैम हो गया तीनों का, एक एक मतलब 1:1 का अगर मेजोरिटी निकल के आई, तो आप खुद सोचिए कि फिर क्या होगा, है ना। इस डेडलॉक को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इसके बारे में भी इस लॉ में कुछ नहीं दिया हुआ था। ओके, तो हम देखते हैं कि दो एमिनेंट पर्सन, अब यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है कि ये दो एमिनेंट पर्सन कौन सिलेक्ट करेगा। इसके लिए भी एक सिलेक्शन कमेटी है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो अब यहाँ पे क्या है, अब आप कहेंगे ये भी तो ठीक ही लग रहा है, इसमें कहाँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें इन्फ्रिंज होती दिख रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का है कहना, आप सोच के देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के तहत लाना चाहिए, ओके, इस तरह की चीजें, क्या फॉरेन डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें। उसमें जो रूलिंग पार्टी है और जो ऑपोजिशन पार्टी है, दे आर ऑन द सेम फुटिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिलेक्शन कमेटी है जो दो एमिनेंट पर्सन्स को सिलेक्ट करती है, उसमें चीफ जस्टिस अकेले रह सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक जगह हो सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे मेजोरिटी किसको मिल गई, सरकार को मिल जाएगी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव को मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो दो एमिनेंट पर्सन है ये भी एग्जीक्यूटिव के आ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं राइट कि ये इस तरह से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के खिलाफ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं ओके फाइन, ठीक है, इस तरह का एनजैक सही नहीं है। मे भी ऐसा हो सकता है कि 6 मेंबर बॉडी ही रहने दें, लेकिन 4 मेंबर्स जुडिशरी के कर देते हैं, यहाँ पे 3 अदर सीनियर जजेस और यहाँ पे 1 एमिनेंट पर्सन कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ हो सकता है ताकि ट्रांसपेरेंसी भी आ जाए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी मेंटेन हो जाए। देखिए, आप एनजैक प्रिपेयर करके जाइए। अगर एनजैक पे एक कोई क्वेश्चन आया कि इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आया कोलिजन सिस्टम के ऊपर, एंड हाउ वाज एनजैक अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर्ड, है ना, ऐसा कुछ भी आया, तो आपको उस समय का एनजैक की भी कॉम्पोजिशन पता होनी चाहिए, फिर आप अपने रिकमेंडेशंस देंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब कुछ हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन 1 हमने एनजैक का डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखा है, धनखड़ हैड कॉल्ड द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ एनजैक एक्ट अ वेरी सीवियर कॉम्प्रोमाइज ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड डिसरिगार्ड ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल। क्योंकि एनजैक जो है, जब ये लॉ लाया गया था एनजैक, इसको यूनानिमसली पास किया गया था, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ऑलमोस्ट सबने इसके फेवर में वोट किया था एनजैक के। तो जगदीप धनखड़ जी का ये कहना है कि मैंडेट ऑफ द पीपल क्या होता है। हम कहते हैं ना कि लोगों ने लॉ बनाए हैं। लोगों ने लॉ कैसे बनाए हैं, क्योंकि लोगों ने तो इलेक्ट करके पार्लियामेंट बनाया ना। तो जब पार्लियामेंट ने एक लॉ को पास कर दिया तो जुडिशरी कैसे उसको नलिफाई कर सकती है, तो और वो भी यूनानिमसली, ठीक है। तो ये जगदीप धनखड़ जी का कहना था। ओके, तो उन्होंने यही कहा इट गोज, और साथ ही में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है दैट इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब आपको एक और बात बताती हूँ मैं। आपने आई थिंक प्रीलिम्स 2021 में क्वेश्चन देखा होगा, कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी का मतलब क्या होता है, ओके, तो उसमें ऑफ कोर्स कमिटेड जुडिशरी का मतलब ये होता है जब इमरजेंसी के टाइम पे सरकार ने, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने जब ये बोला कि हमें बेसिकली जो भी हम लॉ बना रहे हैं, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव जिस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं, हमें उसमें बेसिकली जुडिशरी का साथ चाहिए। वो बस जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे उसको बीच में अड़ंगा ना डाले। कमिटेड जुडिशरी मतलब अगर हम सोशल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, हम लैंड रिफॉर्म्स ला रहे हैं, दिस इन दैट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं, कुछ भी ला रहे हैं, वो हम देश की भलाई के लिए ला रहे हैं, सोशल रिफॉर्म के लिए ला रहे हैं,
judiciary should be committed to these reforms, shouldn't be doing judicial review of these things. ये थी committed judiciary. तो आपसे basically क्या पूछा गया था कि आपको इसका मतलब भी पता है कि नहीं. वैसे ही parliamentary sovereignty, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है what is parliamentary sovereignty. ओके लेकिन मेंस में बेसिकली आपसे पूछा जा सकता है, आप एक GS2 का टॉपिक है जिसमें आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को और बाकी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करते हैं. ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन, क्योंकि यूके के पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया है, तो इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डज इंडिया फॉलो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी राइट विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश एग्जाम्पल. ओके तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. अब हम डिस्कस करते हैं. पहली बात तो आई डू नॉट नो, ऑफकोर्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है तो शायद जनरली वो कह रहे होंगे कि हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को फॉलो करते हैं, पर इंडिया डजंट फॉलो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी. तो हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को, ये क्वेश्चन बहुत जगह लिखा है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से पूछा जा चुका है कि क्या भारत पार्लियामेंट्री, पूछा क्या जा चुका है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, हम पढ़ते हैं ना सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी को नहीं. ऑफ कोर्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इसको एक जेनरिक फॉर्म में कहा होगा, तो हम यहाँ इंक्लूड नहीं कर रहे. तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. अब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है क्या, और ब्रिटिश पार्लियामेंट से बेसिकली, ये तो मैंने आपको बता दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी को फॉलो कर रहे हैं. तो ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये कॉन्सेप्ट आता है कि हम पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी क्या होती है. ब्रिटिश पार्लियामेंट सोवरेन है, यानी कि सुप्रीम है. पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इज पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, यानी कि उनके ऊपर कोई लेजिस्लेटिव लिमिटेशंस नहीं है. वो कोई भी लॉ बना सकते हैं, कोई भी लॉ किसी भी समय एंड कर सकते हैं, कुछ भी अमेंड कर सकते हैं और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो चाहे वो जुडिशरी हो, वो पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है. पार्लियामेंट सबसे ऊपर है. इट इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो कोई जुडिशियल रिव्यू का अगर हम इन इफेक्ट देखें, वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी जुडिशरी वहां पे एक पर्टिकुलर पार्लियामेंट के लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती. ओके तो ये बात आपको पता होनी चाहिए. लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है ना, हम तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं. और जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया है, मतलब जुडिशरी जब किसी भी लॉ को रिव्यू कर रही है तो खुद से तो नहीं कह देगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये लॉ गलत है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नहीं, जुडिशियल रिव्यू का जो रूट्स है वही सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है. जुडिशरी ये कहती है दैट आई एम द फंडामेंटल गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आई एम द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ चुके हैं. तो इन द सेंस जब सरकार एक लॉ बनाती है, पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है, तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट केवल इतना है कि जुडिशरी जिसमें ये देखेगी कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अलाइंड है, उसके खिलाफ तो नहीं जाता. तो सुप्रीम क्या हुआ, जुडिशरी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम हुआ. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. तो वही हम फॉलो करते हैं. ओके तो आपको बेसिकली ये चीज बहुत सारे कीवर्ड्स लिखने इसमें पड़ेंगे. पहले आप बताएंगे दिस इज पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और कोई भी तीनों और दोनों ऑर्गन्स जो बाकी हैं वो इनके नीचे आता है. देयर इज नो लिमिट टू द लेजिस्लेटिव पावर्स, दे कैन मेक अ लॉ, दे कैन एंड अ लॉ. तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे. तो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ऑलमोस्ट थियोरेटिकली तो नहीं करता. ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे. और फिर इंडिया का केस लिखेंगे दैट वी बिलीव इन रिटन सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव इट, वी हैव गिवन इट टू आवरसेल्व्स, प्रीएम्बल सेज दिस एंड ऑल ऑफ दैट. तो फिर इस तरह से आप उसको लिखेंगे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सोवरेनिटी फॉलो करते हैं. ओके सो वी हैव डन दिस मेंस का क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, parliamentary sovereignty and autonomy cannot be permitted to be qualified or compromised as its. तो ये इन्होंने कहा है कि parliamentary sovereignty quintessential है for the survival of democracy. The more subtle the incursion, the more dangerous it is. तो ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने. इनका ये कहना है कि although हम अगर surface पे देखें ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, basic structure of the constitution, almost हर दूसरे साल क्वेश्चन भी आ जाता है इस पे GS2 में, राइट, कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है एंड ऑल ऑफ दैट, किशनंद भारती केस. तो अच्छा लग रहा है सुनने में कि एक बेसिक स्ट्रक्चर नहीं इन्फ्रिंज होना चाहिए. पर इससे आपको ऐसा नहीं लगता, इनका ये कहना है जितना सटल, जितना सोबर लग रहा है दिखने में, ये उतना ही डेंजरस है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को बताया ही नहीं हुआ व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर. ओके तो ये इन्होंने कहा है.
The legislature, he said, did not have the power to write. अब इन्होंने यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर दी. जब लेजिस्लेचर जुडिशियल ऑर्डर्स नहीं दे सकता तो जुडिशरी क्यों फिर हमें हमारे काम में इंटरफेयर करती है. तो ये इन्होंने कहने की कोशिश की है. ओके अब यहाँ पे जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी बोला है that there is an importance of the executive, legislature and judiciary respecting each other. He said legislatures had always respected the powers and authority of the judiciary. हमने हमेशा आपकी पावर, आपने जो कहा हमने सर आंखों पे रखा है. आपने कहा कि आर्टिकल 377 आज से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसका, है ना, तो एक कुछ सेक्शंस जो हमने वो मान लिया. आप सेम सेक्स मैरिज को सुन रहे हैं, हम उसमें भी कुछ नहीं कह रहे. तो जब हम आपकी विजडम को रिस्पेक्ट करते हैं तो आप भी हमें रिस्पेक्ट कीजिए, ये इनका कहना है. एंड द जुडिशरी वाज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द सेपरेशन ऑफ पावर्स मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ही सेड दैट द 3 ब्रांचेस शुड वर्क विद म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी. तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स डिस्कस कर लिया. ओके मैं एक और चीज आपको बताना चाहती हूँ कि हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कर ही रहे हैं, ओम बिरला जी भी कह रहे हैं, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स है या फिर फ्लूइड सेपरेशन ऑफ पावर्स है. तो भारत के केस में सेपरेशन ऑफ पावर्स वाटर टाइट नहीं है, फ्लूइड है. कैसे? आप अपने लक्ष्मीकांत में ये बहुत ही विजिबली, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में लिखा है कि प्रेसिडेंट कौन है, एग्जीक्यूटिव है ना, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, लेकिन एग्जीक्यूटिव के पास बहुत सारी लेजिस्लेटिव पावर है, ऑर्डिनेंस मेकिंग है ना, उनके पास जुडिशरी की पावर है, यानी कि पार्डन वो करेंगे अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली हुई है, या फिर मर्सी पिटिशन उनके पास चलेगी. ओके तो ये सारी चीजें, तो फिर हमने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की इंटरमिंगलिंग देख ली, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की देख ली. ओके तो और बहुत सारी चीजें. अब हम पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं कि क्या इंटरमिंगलिंग हो सकती है. अब लेजिस्लेचर अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो उनकी उनकी कमिटीज हैं, कमिटीज आर एग्जीक्यूटिव सोर्ट ऑफ इन नेचर. बहुत सारी ऐसी चीजें. देखिए अब जुडिशरी और लेजिस्लेचर का अगर मैं आपको सेपरेशन ऑफ, अगर देखिए खुद सोचिए जुडिशियल रिव्यू का जो एक्सटेंट है, आप आर्टिकल 142 आप पढ़ते हैं, डूइंग कंप्लीट जस्टिस. तो डूइंग कंप्लीट जस्टिस के तहत ही जुडिशरी ने विशाखा गाइडलाइंस ला के दी थी. विशाखा गाइडलाइंस लॉ का काम की थी ना, है ना, 2013 तक, जब तक कोई लॉ था ही नहीं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे. तो जब जुडिशरी लॉ बना देती है तो पूरे देश खुश है ना इस बात से, उस जगह तो खुश ही था. तो कोई भी जो आर्टिकल 142 है वही स्कोप प्रोवाइड करता है जुडिशरी का लेजिस्लेशन करने का, है ना. तो हमारे जो इंडिया का कॉन्टेक्स्ट है उसमें वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है. अगेन ये जो वाटर सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमने जो मेंस में अगर क्वेश्चन आया तो ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के केस में वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर्स है. वहां पे जो बाइडेन आप देखते हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो वहां के लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं है, वो कांग्रेस के पार्ट नहीं है. तो वहां पे वाटर टाइट है, पर हमारे यहाँ तो हो ही नहीं सकता. हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक एमपी है वाराणसी से, तो कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं ना. तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की इंटरमिंगलिंग हमने यहाँ देख ली कि जो सरकार बन रही है, कैबिनेट बन रही है, वो लेजिस्लेचर में से निकल के बन रही है. तो कहाँ से सेपरेशन ऑफ पावर्स? तो सेपरेशन ऑफ ऑल, तो देखिए यहाँ पे जो भी कहा गया है वो सब कुछ एक जेनेरिक फॉर्म में कहा गया है, एक अच्छे कॉज के लिए कहा गया है. वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट, पर आपको अपना प्रिपेयर करना है पेपर के लिए, तो आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो देखिए कुछ चीजें हम बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ. अगेन आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि ऐसा कुछ आया है, क्योंकि यूजुअली यू कीप ऑन सर्चिंग कि अच्छा एथिक्स में इसका एग्जाम्पल कहीं से मिल जाए, कोड ऑफ एथिक्स का, है ना, सिविल सर्वेंट्स के लिए, लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि ये बहुत स्टैटिक चीजें हैं. हर चीज का देखिए ह्यूमन वैल्यूज, हैप्पीनेस के तो आप खुद के एग्जाम्पल लिखाते हैं GS4 में, लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें आप तो है नहीं अभी कोई ऑफिसर, है ना. तो एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल. तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कोड ऑफ एथिक्स होते हैं? यू आर नॉट रीडिंग द रूल्स जो सिखाए जाते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे एंड ऑल ऑफ दैट. तो यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल मिलता है, नो पॉलिटिकल व्यूज और रिलीजन एंड कास्ट ग्रुप्स दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया कोड. तो आप बेसिकली कोड ऑफ एथिक्स जो टॉपिक पढ़ते हैं उसमें दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया कोड और उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एज एन एग्जाम्पल. तो बेसिकली क्या लाया गया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा इशू किया गया है दिल्ली पुलिस के लिए सोशल मीडिया कोड. क्या आपको बेसिकली सोशल मीडिया पे क्या करना है क्या नहीं करना.
ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली अ कोड ऑफ एथिक्स फॉर सोशल मीडिया इशूड बाय द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। आप एक तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट या आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपका ओपिनियन क्या है किसी पॉलिटिकल स्टैंड पे, वो आप नहीं पोस्ट कर सकते। ओके, और या आप किसी भी एंटायर गवर्नमेंट ड्राइव का पार्ट नहीं हो सकते, या फिर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर किसी सोशल मीडिया के और ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकते। अवॉइड कीजिए कि आप ना ही हो जो किसी जाति या किसी धर्म को प्रमोट करता हो, किसी के उसके कॉज का। तो ये बेसिकली आई थिंक इट इज़ वेरी गुड। हम देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, बट स्टिल दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर यू। ओके, Myanmar airstrikes target rebel camp near border, panic in Mizoram village। तो देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ मेरे को आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बताना है। ठीक है, तो आप देखिए क्योंकि म्यांमार में कू चल रहा है, अभी हमने म्यांमार और भारत के रिलेशंस इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में बहुत डिटेल में कवर किए थे। और म्यांमार की जो जनता है उन्होंने बोला है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होल्ड करेंगे बहुत जल्दी, ये तो नहीं पता कितनी जल्दी, मोस्ट प्रॉब्ली दिस ईयर। ओके, तो अ लॉट ऑफ म्यांमार रिसेंटली, राइट। तो इसीलिए आप म्यांमार और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर श्रीलंका पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर स्ट्रेट्स ऑफ वर्ल्ड पे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं आप, GS2 में, GS3 में, GS1 में, GS4 में। ओके ओके, तो अगर हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यांमार और मिजोरम के बीच में बेसिकली एक रिवर है, तियाओ रिवर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो म्यांमार की मिलिट्री ने बॉम्बिंग की है एक रिबेल कैंप की। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मिजोरम है। ओके, और ये मिजोरम का चंपा बेसिकली, ओके, ये चंपाई डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम का। ये इंडिया इंडिया है, बेसिकली इंडियन साइड है। और ये टियाओ रिवर के इस पार अगर हम देखें, ये म्यांमार है और ये म्यांमार का चिन स्टेट है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि म्यांमार के कुछ कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो जनता के कंट्रोल के अंदर नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के। वहां पे जनता के खिलाफ बहुत सारी एथनिक मिलिशियाज हैं, वो गवर्न कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं वहां पे। तो चिन स्टेट उसमें से एक एक रीजन है। ठीक है, तो चिन स्टेट में बेसिकली एक ऐसी ही रिबेल आर्मी और एक ऐसी ही रिबेल एडमिनिस्ट्रेशन रूल करती है। और इस एरिया में बेसिकली एक उनका कैंप भी है, कैंप विक्टोरिया। ओके, तो बेसिकली ये जो एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो कैंप विक्टोरिया पे हुई हैं, इसमें कई लोगों की जान भी गई है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि ये बिल्कुल हमारे रिवर के इस पार है, तो उसकी सारी आवाजें भी हमें सुनाई दी। ऑफ कोर्स द पीपल वेरी स्कैर्ड, मिजोरम पीपल। तो यही यहाँ पे हुआ है। एटलीस्ट वन शेल फेल ऑन द इंडियन साइड ऑल्सो। तो अभी भारत सरकार की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, पर इंडिया की साइड पे भी एक शेल गिरा है। ओके, देयर वाज नो कैजुअलिटी, बट लेकिन हमारी साइड पे अगर हम देखें, जो एक ट्रक था रिवर बैंक पे बिल्कुल बॉर्डर के पास, वो कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। और मिजोरम की सरकार का कहना है कि ये हमारा ही स्टेट रजिस्टर्ड ट्रक था। तो अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, पर डेफिनेटली इंडिया को भी कोई स्टेटमेंट इस पे देनी पड़ेगी, एटलीस्ट चाहे वो कितनी सिंबॉलिक हो, क्योंकि अभी हम कुछ कर नहीं सकते। हमने बाय फार मेंटेन किया है एक स्ट्रेटेजिक साइलेंस को, म्यांमार के ऊपर हमने कंडेम नहीं किया है, उनकी जनता को भी। So let's see what happens, but India will have to give some statement. The airstrikes underline the instability that the nearly 2-year-old coup in Myanmar has caused in the region. Similar aerial bombardments in other areas of Myanmar have caused tensions with Bangladesh and Thailand. तो बाकी एरियाज पे जहाँ पे रिबेल कैंप्स हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर और म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पे पड़ता है, या थाईलैंड और म्यांमार के बॉर्डर पे पड़ता है, तो वहाँ पे भी इन कंट्रीज में भी काफ़ी सीरियस कंसर्न देखा गया है। ओके, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। अब हम द हिंदू के पहले आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम बाकी जो भी चीज़ें हैं इंडियन एक्सप्रेस की वो डिस्कस करेंगे। ओके, यूएस बॉर्डर प्लान रिस्क्स अंडरमाइनिंग बेसिक ह्यूमन राइट्स, यूनाइटेड नेशंस। नाउ व्हाई इज दिस आर्टिकल इम्पोर्टेंट? पहली बात तो इसीलिए क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने कुछ कहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और साथ ही में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन आप फिर से अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर PYQs उठा के देखिए, उसमें यूरोप ने एक बारी
कुछ डिजिटल सिक्योरिटी के ऊपर लॉ लेके आए, तो वो पूछा गया है दिस पर्टिकुलर लॉ विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज़ कहाँ पे लाया गया है, तो यूरोप से रिलेटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये पूछा जा सकता है टाइटल 42 रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज एक्चुअली व्हाट इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री, या क्या है, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी एक कर्सरी रीडिंग। यूनाइटेड नेशंस की राइट्स चीफ ने बेसिकली वॉर्न किया है वेंसडे को कि ये जो आप नया यूएस बॉर्डर इन्फोर्समेंट प्लान लेके आए हो, ठीक है, तो ये बेसिक फाउंडेशन जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के और रेफ्यूजी राइट्स के, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो इन्होंने बोला है कि यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कि जो राइट टू सीक असाइलम है ये एक ह्यूमन राइट है, चाहे वो किस भी ओरिजिन का हो एक इंसान, कोई भी इमिग्रेशन स्टेटस हो, किसी भी तरह से आया हो, इलीगली आया हो, पानी को क्रॉस करके आया हो, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके आ गया हो यूके में, कैसा भी हो, लेकिन उसका राइट टू सीक असाइलम एक ह्यूमन राइट है। आप उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। Last week, US President Joe Biden announced a new plan to expand a controversial rule called Title 42, making it possible to immediately turn away more people showing up at the border without clearance. The plan permits the fast-track expulsion to Mexico of some 30,000 Venezuelans, Haitians, Cubans and Nicaraguans. अब देखिए, आप सुनिए, जब कोविड आया था तब ट्रंप की सरकार थी, 2020 की हम बात कर रहे हैं, तब ट्रंप लेके आए थे टाइटल 42, ओके। ऑफ कोर्स उस समय रिपब्लिकन पार्टी थी और ये डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो बाइडेन वगैरह, तो इन्होंने काफ़ी अपोज भी किया था कि ये ह्यूमन राइट्स हैं एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ऐसा ही होता है कि किसी भी आपको देखिए पता चल जाएगा कि सिर्फ आपकी ही कंट्री में ऐसा नहीं हो रहा, हर कंट्री में यही होता है कि जो ऑपोजिशन जिस चीज़ को अपोज करती है, फिर जो पावर में आते हैं कहीं ना कहीं वही चीज़ें फॉलो कर रही होती हैं, क्योंकि ऑपोजिशन तो अपोज नहीं करेगी तो जीतेगी कैसे, मतलब कुछ भी आप कह लीजिए। तो ट्रंप लेके आए थे टाइटल 42, ओके। और टाइटल 42 ने क्या किया था, उन्होंने कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज के जो लोग थे, ओके, उनको बेसिकली कहा था कि अगर ये मेक्सिको और यूएस के बॉर्डर से आएंगे तो हम इनको एक्सपेल कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ उन्होंने कही थी, जिसमें हाइटियंस थे, क्यूबन्स थे, निकारागुएंस थे। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जो बाइडन इनको एक्सपैंड कर रहे हैं, एक्सपैंड किस सेंस में कर रहे हैं कि अब इसमें वेनेजुएलन्स भी ऐड कर दिए गए हैं, ओके। और साथ ही में वेनेजुएलन्स ऐड करने के साथ साथ में बेसिकली क्या कहा गया है कि अगर बेसिकली मेक्सिको, देखिए हर महीने क्या होगा, इन पर्टिकुलर ओरिजिन कंट्रीज के जो लोग हैं, हर महीने इन कंट्री के लोग जो बेसिकली इलीगली आ रहे हैं, वो 30,000 लोग मेक्सिको वापस भेजे जाएंगे। और मेक्सिको ने भी कह दिया है कि हम 30,000 लोग एक्सेप्ट कर लेंगे वापस, जो इलीगली गए होंगे अपनी कंट्री में, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसा है, दीज मेजर्स अपेयर टू बी एट वेरिएंस विद द प्रोहिबिशन ऑफ ये देखिए कलेक्टिव एक्सपल्शन है, 30,000 लोग हर महीने वापस भेजने ही भेजने हैं इलीगल जो हैं, ठीक है। और मेक्सिको भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो ये कलेक्टिव एक्सपल्जन है बहुत सारे लोगों का, ग्रुप का, और साथ ही में इट गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफाउलमेंट। आपसे ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। डू यू इवन नो कि जो एक प्रिंसिपल बोला जाता है रिसेंटली इन न्यूज, नॉन रीफाउलमेंट, व्हाट डज इट मीन? तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री में अगर कोई रिफ्यूजी आया है, कैसे भी आया हो, तो आप उसको उस कंट्री में जहाँ से वो आया है दोबारा डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आया ही इसलिए है क्योंकि उसकी कंट्री में उसे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन, क्रूएलिटी, टॉर्चर, या मे बी वो अपनी कंट्री में वापस जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा, ठीक है। तो आप नहीं वापस भेज सकते। तो ये बेसिकली पता होना चाहिए आपको। बांग्लादेश प्रोटेस्टर्स डिमांड पीएम्स रेजिग्नेशन। सो दिस कि जो बांग्लादेश की इकोनॉमिक स्थिति है, इनको लोन लेना पड़ रहा है रिसेंटली, एंड लॉट ऑफ इट हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आप ये भी जानते हैं कि शेख हसीना जी के खिलाफ बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही हैं। जब भी एक कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है ना, स्पेशली जब इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ना, यहाँ पे जो टका है, इनकी जो करेंसी है बांग्लादेश की, वो 25% से डेप्रिशिएट हो गई है। तो अब ऐसी स्थिति में जो ऑपोजिशन होती है उनको एक एडवांटेज मिल जाता है, फिर वो रेजिग्नेशन मांगती है कि आप आपने पोल रिगिंग भी की थी, फिर वो कोई भी एलिगेशन पुराने जो भी उठा के ले आती, क्योंकि जनता का सपोर्ट है। जनता कहेगी टमाटर महंगे हो गए, वो कहेंगी इन्होंने पोल भी रिग किया, तो जनता कहेगी हाँ पोल रिगिंग भी की होगी इन्होंने, तभी तो टमाटर महंगे हो गए हैं।
तो ये होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वही हो रहा है, शेख हसीना की रेजिग्नेशन मांगी जा रही है और साथ में फ्रेश इलेक्शंस की डिमांड रखी जा रही है बिकॉज ऑफ राइजिंग फूड एंड फ्यूल कॉस्ट्स। ओके, UK Japan Inc. Defense Pact allowing troop deployments. And this is very interesting and very important, both जापान के पर्सपेक्टिव से और यूके के पर्सपेक्टिव से। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात तो आपको ये बात पता है कि जापान ने रिसेंटली अपना स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजी निकाली है जिसमें उन्होंने क्या कहा है, पहली बार जो जापान का कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 9 ये कहता है, आर्टिकल 9 ये कहता है कि हम कभी भी वॉर हमारे लिए ऑप्शन होगा ही नहीं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने जापान को पीसफुल नेशन बना दिया था। लेकिन वहीं जापान, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर हो गया है, तो एक रशिया जैसी जो बिग पावर है वो बुली कर सकती है अगर एक छोटी पावर यूक्रेन को, जस्ट बिकॉज रशिया के पास न्यूक्लियर पावर्स हैं। तो जापान का ये कहना है जिस रीजन में हम रह रहे हैं वहां पर भी तो एक न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी बैठी है जिसका नाम चाइना है, तो कभी भी वो हमें थ्रेटन कर सकते हैं, हमारे तो रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं है उनके साथ। तो ये इसीलिए हमें बेसिकली अपनी जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है उसको 2% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज ह्यूज, ओके, भारत से भी कई गुना ज्यादा अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो, क्योंकि उनकी तो जीडीपी भी हमसे बढ़ी है ना। तो ये चीज बेसिकली, और ये सब कुछ आप जानते हैं कि चाइना इज नॉट हैप्पी विद इट, नॉर्थ कोरिया इज नॉट हैप्पी विद इट, उन्होंने अपने एंग्विश दिखाया है अपनी अपनी तरीकों से, है ना। तो ये सारी चीजें, और यूके के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है इट इज सीइंग न्यू एंट्रेंट इनटू इट, है ना। फ्रांस इज सेइंग आई एम एन ओरिजिनल इंडो पैसिफिक कंट्री, यूएस तो ऑफ कोर्स क्वाड, यू वुड राइट अबाउट इट। नाउ कनाडा हैज कम अप विद अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जिसमें उन्होंने बोला है कि हम इंडो पैसिफिक पॉलिसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उसकी सेंट्रलिटी पे इंडिया लाया करता है हमारी इंडो पैसिफिक पॉलिसी। जो कंट्री पैसिफिस्ट चीज़ों के बारे में बात करती है, कनाडा, इट टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज, इट टॉक्स अबाउट ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं होने चाहिए, and all of that. Now that country is also talking about strategic aspects of Indo-Pacific policy and military expenditure and all of that. So we have Canada. We also have Italy. Italy wants to participate in the Indo-Pacific exercises. So now and then we have UK also. UK भी आपको याद होगा, ऋषि सोनक, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऋषि सोनक बीइंग इंडियन ओरिजिन एंड ऑल ऑफ दैट तो इंडिया को प्रेफरेंस, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऋषि सोनक जस्ट सेज वी रिस्पेक्ट इंडिया, वी विल have good relations with India because India lies at the centrality of our Indo-Pacific policy and we want to pursue our Indo-Pacific policy and that's it. तो I hope you're understanding how Indo-Pacific की जो डिबेट है वो एवर एक्सपैंडिंग है, क्योंकि जो एशिया रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, अब वो नया थिएटर है, नया एरिया है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ करेंगे। ओके, एशियन सेंचुरी जिसे हम कहते हैं आने वाली है। अभी तक सब कुछ यूरोपियन वॉर्स, वर्ल्ड वॉर, सब कुछ वहां पे हुआ है ना, सब इंपॉर्टेंट चीजें भी वहीं हो रही थी, सारी ट्रीटीज, जिनीवा, दिस एंड दैट। अभी सब कुछ होगा इंडो पैसिफिक के रीजन में, इसीलिए एवरी कंट्री वांट्स टू हैव अ स्टेक हियर। Okay, so from that perspective we will read what is written here. तो जापान और थोड़ा सा आप कहेंगे कि एग्रेसिव स्टैंस ले रहा है और यूके तो इंडो पैसिफिक स्टैंस को फॉलो कर रहा है। तो यूके और जापान ने वेंसडे को एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है जिसके तहत बेसिकली दोनों क्या कर सकते हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स इन ईच अदर कंट्रीज, यानी कि जापान की जो ट्रूप्स है वो यूके में डिप्लॉय हो सकती है जब यूके को जरूरत हो, यूके की जो ट्रूप्स है वो जापान में डिप्लॉय हो जाएंगी जब जापान को जरूरत होगी, ठीक है। सो एंड इंक्रीज सिक्योरिटी कॉपरेशन, दिस मूव कम्स एज ब्रिटेन इज अंडरटेकिंग अ टिल्ट टूवर्ड्स इंडो पैसिफिक इन इट्स फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। इसका नाम क्या है, द रेसिप्रोकल एक्सेस अग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये चीज लिखी है। Okay, it cements our commitment to the Indo-Pacific and underlines our joint efforts to bolster economic security, accelerate our defense cooperation. तो ये सारी चीज़ें लिखी है, highly skilled jobs भी इससे बनेंगी and all of that. ये कहाँ पे साइन हुआ है, लंदन में साइन हुआ है, क्योंकि जो फूमियो किशीदा हैं वहाँ पे विजिट की है उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर जापान के उन्होंने। ओके, द यूके एंड जापान हैड ऑल्सो लॉन्च्ड, अब आप ये जानते हैं पिछले ही महीने यूके और जापान ने एक साइबर सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन किया था जिसमें वो दे विल इंक्रीज कॉपरेशन, सेमीकंडक्टर, साइबर रेजिलियंस, ऑनलाइन सेफ्टी एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगेन पता होना चाहिए कि मिस्टर सुनक क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मिस्टर सुनक चाहते हैं, 2018 से इस चीज़ की बातचीत चल रही है
कि यूके क्या चाहता है, यूके वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ सीपीटीपीपी। सीपीटीपीपी क्या है? बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूएस लेड एक ग्रुप है, ठीक है, आप इसे ये कह सकते हैं। तो इट्स एक्चुअली अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ओके। तो आप इसमें बहुत 11 कंट्रीज हैं अराउंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, जापान है, मेक्सिको है, चिली है, वियतनाम है, ठीक है। तो एक इकोनॉमिक बोल्स्टरिंग होगी इससे अगर यूके इसका पार्ट बन जाएगी तो यूके वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि इन्होंने डिस्कस किया कि कैसे पार्ट बन सकती है। और साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑल्दो आपको लगेगा कि हमें क्या करना है, हमें तो ये पता होना चाहिए कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत के पास है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयरमैनशिप भारत के पास है, दैट्स इट। नो, सिंस G7 की प्राइस कैप आप पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि प्राइस कैप प्लान आया है $60 पर बैरल एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एटलीस्ट आप अगर इस साल के इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं तो G7 की प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है, तो वो किसके पास है, जापान के पास है। तो इसके बारे में भी बातचीत हुई, ओके। सो दिस अगेन वी हैव डिस्कस्ड। Okay, 3 multi-state societies to procure and distribute seeds. Now, what is this? अगर एग्रीकल्चर पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाएंगी और ये एपेक्स बॉडी की तरह काम करेंगी फॉर प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीड्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कहीं चीज़ों को हम बहुत इग्नोर करते हैं, हमें लगा एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो, एंड ऑल ऑफ दैट, कंबाइन हार्वेस्टर, स्टबल बर्निंग और ये सब वगैरह। तो हम बहुत जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, फॉडर के बारे में हम बात नहीं करते, फॉडर इन्फ्लेशन इतनी चल रही है, फॉडर के ऊपर फोकस नहीं है। तो अच्छा फॉडर नहीं होगा तो लाइफ स्टॉक, यू नो, कैसे आप बेसिकली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिल्क यील्ड अच्छा होगा जब आप अपने अगर डेयरी फार्मिंग के साथ साथ में अगर मिक्स्ड फार्मिंग आप ऑक्यूपाइड हैं उसमें, तो हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट। तो जब न्यूट्रिशियस प्रोटीन रिच आपके पास फॉडर ही इतना महंगा मिल रहा है तो कहाँ से आपकी जो कैटल है वो अच्छा यील्ड दे पाएगी। तो हम फॉडर को इग्नोर करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसको आज तक इग्नोर किया गया, बट नाउ वी सी देम ऑन सर्फेस। तो यू राइट अबाउट फॉडर, यू राइट अबाउट सीड्स। देखिए, जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो बहुत कम है भारत में। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है, अगर आपसे ये प्रीलिम्स में ही पूछ लिया जाए वो ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, फ्रेश सीड्स, यानी कि अगर सीड रिप्लेसमेंट रेट कम है तो भारत के किसानों के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो नए सीड्स खरीद पाए हर सीजन ऑफ सोइंग के लिए, राइट। वो पुराने ही जो सीड्स हैं बचे हुए उसी को यूज़ करते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं होगी तो हार्वेस्ट इतना नहीं होगा, प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी, तो ऑफकोर्स उनकी डबलिंग ऑफ इनकम कहाँ से होगी। तो सीड्स एक ऐसी चीज़ है, ऑफकोर्स इफ आवर होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर इज सेइंग अबाउट इट, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज अ निगलेक्टेड इशू, ओके, that the societies would help the protection of indigenous natural seeds। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो indigenous natural seeds हैं जो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने की कगार पे खड़े हैं उनको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। The minister said bodies to be formed were the multi-state seed, organic and export societies. The societies to be formed, अब आप ये जानते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है 2002 का उसके तहत बनाई जाएगी, ओके। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। It would reduce dependence on imported seeds and provide a boost to the rural economy. So if a question pops up on rural economy and तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं। और हम बहुत ज़्यादा सीड्स इंपोर्ट करते हैं तो वो भी इंपोर्ट डिपेंडेंस, तो अगर हम इंपोर्ट डिपेंडेंस की बात कर रहे हैं तो हम यू नो एडिबल ऑयल्स इंपोर्ट करते हैं तो इसीलिए हम ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। द मिनिस्ट्री सेड दैट द प्राइमरी सोसाइटीज, तो कौन कौन एलिजिबल है बेसिकली अगर मेंबर बनना चाहते हैं, प्राइमरी सोसाइटीज, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल फेडरेशंस एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुड बिकम मेंबर्स एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वुड be included on the board of the societies. Now this is something not very important, the availability of quality seeds, वही चीज़ें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, we have discussed almost everything. मैनी फेवर, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि क्या बेसिकली पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, एनजैक एंड ऑल ऑफ दैट। तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट इज इन डिक्लाइन। बहुत सारे रीजंस है, ऑर्डिनेंस रूट से बहुत सारे लॉज को लाया जाता है, एक्ट्स को बनाया जाता है। अगेन यू आर सरपासिंग पार्लियामेंट, देन यू आर सरपासिंग द वॉइस ऑफ द पीपल, क्योंकि हमने अभी जैसे देखा कि
पार्लियामेंट क्या है, दे आर इंडियन पीपल ओनली राइट, हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो अगर आप ऑर्डिनेंस रूल लाते हैं तो फिर डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरा, ये जो ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा वॉकआउट करती रहती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन तो होती कहाँ है, डिसरप्शन होती है, तो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट। एक और जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो है सिटिंग्स ही इतनी नहीं होती। ओके तो अगर हम बात करें, यहाँ पे वो डेटा नहीं लिखा, आई थिंक एडीआर का डेटा है, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर अगर हम बात करें जो 1960 की लोकसभा की अगर हम देखें तो वहाँ पे नंबर ऑफ सिटिंग्स अराउंड 120 टू 125 हुआ करती थी। अभी कितनी है, 65 टू 70। हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की तो और भी कम है। ठीक है, तो एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ सिटिंग्स तो हो, रूल्स में इंक्लूड कीजिए, कुछ तो करिए, वरना डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट तो चलता ही रहेगा। और क्या क्या होता है डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट में, पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ स्पीकर। स्पीकर जैसे आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है GS2 में कि क्या स्पीकर को ब्रिटिश वाले स्पीकर जैसा बन जाना चाहिए भारत के स्पीकर को, कि जैसे ही आप स्पीकर बने तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देंगे, वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, है ना, ये बार बार पूछा जाता है। तो एक ही स्पीकर वाली चीज़ है। सो लॉट ऑफ थिंग्स जो डिक्लाइन ऑफ पार्लियामेंट के रीजंस हैं प्रेजेंटली। ओके, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज को ना रेफर करना बिल्स को, जैसे फार्म बिल को नहीं रेफर किया गया था। सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिटिंग्स की बात की गई है, तो यहाँ पे ओम बिरला जी ने यही कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और काउंसिल्स के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, दे आर इन फेवर ऑफ फिक्सिंग अ मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कि इतना तो मिनिमम मिलना ही है, मैक्सिमम नहीं, इससे ज़्यादा मिल लीजिए बहुत अच्छी बात है ना, आपको बनाया ही काम करने के लिए गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि 60 कहते हैं कि अगर 200 से ज़्यादा मेंबर्स हैं पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 60 डेज तो कम से कम बैठना ही चाहिए एक साल के अंदर, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और साथ ही में आप जानते हैं कि जो सांसद प्लेटफॉर्म है जिसमें भारत की सारी लेजिस्लेटिव बॉडीज को बेसिकली इंक्लूड होने की बात की जा रही है, तो इट वुड बी वेरी गुड, क्योंकि इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉपरेशन में हेल्प करेगा, और जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है लेजिस्लेटर्स और पब्लिक के बीच में, उसमें भी एफिशिएंसी लेके आएगा। सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट वे। Okay, Ukraine war has left nations with rising debts. Shringla. Now again, this is very important. थर्सडे को आज ही शुरू हो चुकी है। देखिए, अगर आप G20 पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बहुत ही फार रीचिंग क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होनी है। जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की थीम्स हैं उस पर क्वेश्चन आ सकता है, वो क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए हर एक पेपर के लिए। आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके हर एक पेपर में, चाहे वो GS4 ही क्यों ना हो, GS4 में आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको एथिक्स डिस्कस करने हैं, जो G20 का लोगो है, कि व्हाट डज लोटस सिग्निफाई, अर्थ को कैसे सिग्निफाई किया गया है, वासुदेव कुटुंबकम एंड ऑल ऑफ दैट, तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हर पेपर में G20 से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, तो आप प्रिपेयर करके जाइए, कीप एन आई ऑन इट। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं एक वर्चुअल ग्लोबल साउथ समिट हो रही है, तो एक क्वेश्चन जो ग्लोबल साउथ पे आ सकता है, मे बी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के जो डिबेट्स हैं वो मल्टी डायमेंशनल है, तो आप उसमें क्या क्या लिखेंगे। एक CBDR जो हम कहते हैं इन्वायरमेंट वाला, अगर हम डायमेंशन डिस्कस करें कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करना, पर डिफरेंशिएटेड है, क्योंकि हमने तो क्लाइमेट चेंज कॉज ही नहीं किया। हम डेवलपिंग नेशंस या लीस्ट डेवलप्ड नेशंस, अब एक आइलैंड नेशन ने, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट ने क्या कंट्रीब्यूट किया है ग्लोबल वार्मिंग को, या पाकिस्तान ने क्या कंट्रीब्यूट किया था कि उसको इतनी फ्लड्स झेलनी पड़ गई क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये आप लिखेंगे कि जब हम बार बार कहते हैं कि हमें एक फंड चाहिए, कोपेनहेगन समिट पे भी बोला गया कि हम $100 बिलियन देंगे, कुछ नहीं दिया गया। तो ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का इन्वायरमेंट का डायमेंशन हो गया। और क्या आप देखते हैं, आप एक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन हम देखते हैं। टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या है कि हम कहते हैं कि पहली बात तो आपने सबने कॉलोनाइजेशन वगैरह की, हम अभी तक काफ़ी डिप्राइव्ड हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कीजिए। हम कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं नहीं, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हम आपको बता नहीं सकते कि किस तरह से हम अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स या फिर मिसाइल्स ये सब कुछ बनाते हैं। आप हमसे मिसाइल्स खरीद लो, वो हम दे देंगे। आपको एम्पावर नहीं कर सकते, हम आपको परमानेंटली डिपेंडेंट रखेंगे। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का एक डायमेंशन है। फिर आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। रिसेंटली जो रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ है, फ्यूल सिक्योरिटी क्राइसिस हुआ है। तो इसमें बार बार हर लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से भी बोला जा रहा है कि आप G7 के प्राइस कैप को फॉलो, भाई कैसे कर लें, मतलब
कुछ भी बोल रहे हो आप। तो ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो आप लिख सकते हैं इसमें। अब यहाँ इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पता है, इंडिया इज़ एक्चुअली शोइंग इट्स लीडरशिप फॉर ग्लोबल साउथ। और हमने हमेशा दिखाया, आप इसमें WTO पे लिख सकते हैं कि कैसे हम हमेशा, हमको बार बार कहा जाता है कि लेबर इश्यूज, आप लेबर को बहुत सस्ता रेट देते हैं, पर घंटे के लिए $16 मिलना चाहिए। अब हम कैसे दे सकते हैं इतना? फिर कैसे प्रोडक्शन होगी अगर हम इतना ही, तो हमारे प्रोडक्ट्स अनकम्पेटिटिव हो जाएंगे बाहर। अब अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडिया इस चीज़ के लिए भी खड़ी होती है, इकोनॉमिक डायमेंशन हो गया है। तो इसीलिए इंडिया इज़ वेरी गुड एट द फैक्ट कि हम एक वर्चुअल, ऑल्दो ये G20 की समिट है, लेकिन हम जब बार बार ये कह रहे हैं कि हम G20 पे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि G20 तो सबसे अमीर देशों का एक वो है, रिच मैन्स क्लब आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। ऑल्दो G7 है पर G20 भी है ही। तो हम जब ये कह रहे हैं कि हम ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ग्लोबल साउथ तो यहाँ का इतना ज़्यादा मेंबर है ही नहीं, तो हम ग्लोबल साउथ से पूछेंगे ना, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। आप इंक्लूडेड नहीं हैं, हम आपकी समिट करेंगे, हम प्रेसिडेंट हैं, आप हमें बताइए आपके क्या सजेशंस हैं, हम रखेंगे सबके सामने उसे। ओके तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपको यहाँ पे कल और परसों हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि जो और साथ ही में देखिए इन्होंने क्या बोला है, हर्षवीर श्रृंगला जो हमारे फॉर्मर फाइनेंस, हमारे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने बेसिकली यही बोला है, जब इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या G20 के सारे लीडर्स की एक साथ फोटो हो पाएगी, तो उन्होंने बोला कि देखिए आप, तो ये तो सिंबॉलिज्म है ना, फोटो हो पाएगी साथ में कि नहीं, क्योंकि रशिया तो आएगा ही नहीं, पुतिन और चाइना और आप में भी डिफरेंसेस हैं एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये तो सिंबॉलिज्म है, हम सब्सटेंस पे काम करेंगे, हम सिंबॉलिज्म पे नहीं, सब्सटेंस पे, कि क्या आउटकम निकलेगा, क्या सच में G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत को मिली है, इसके माध्यम से रशिया यूक्रेन का वॉर पैसिफाई हो पाएगा। आप उस पे ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह के मैटर्स पे नहीं। तो यही सारी चीज़ें, और साथ ही में इन्होंने ये बताया है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से किस तरह जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं वो कितने डेट्स में चले गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया, तो उनका इंपोर्ट बिल बढ़ गया। जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो ब्लैक सी ब्लॉकेड हो गया, तो जो इजिप्ट जैसी कंट्रीज़ या साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो अपना इतना अमाउंट 60 to 70% वीट यूक्रेन से इंपोर्ट करती हैं, तो जब वही ख़त्म हो गया तो कहीं और से उनको लेना पड़ेगा, और वो बहुत महंगा मिल रहा है, सप्लाई इतनी है नहीं, तो उस तरह से उन पे काफ़ी डेट आ गया। अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी इंपेंज हो गई, कि कैसे जो जो MOP है, म्यूरेट ऑफ पोटैश, वो आता ही यूक्रेन से, रशिया और बेलारूस से है, तो जब वही नहीं आ रहा तो वो इंक्रीज हो गया। और सारी जो मोस्टली जो ये कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो एग्रेरियन बेस्ड हैं, एग्रेरियन डोमिनेंट हैं, तो उस तरह से तो हम बेसिकली इनकी आवाज़ बनना चाहते हैं, और इसीलिए हम ये जो वर्चुअल समिट होल्ड कर रहे हैं जिसमें 120 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया है, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही में ये लिखा है कि कितनी रेमिटेंसेस भी कम हो गई, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। विल नॉट ट्राई नाउ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है क्यूरेटिव पिटिशन, क्या होती है, एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन इट, क्योंकि बिल्किस बानो की केस में भी हमने रिव्यू पिटिशन के बारे में पढ़ा था, उससे पहले भी एक बार आपको याद होगा इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन में हमने क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में डिस्कस किया था। मैंने कल भी बहुत डिटेल में हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस में से ये निकली है, ये सब कुछ आपको बताया है। तो आप प्लीज़, रिव्यू पिटिशन क्या होती है, क्या प्रोसीजर होता है उसको फाइल करने का, कैसे सुनी जाती है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है रिव्यू पिटिशन और क्यूरेटिव पिटिशन के बारे में, क्योंकि UPSC यहीं आके अटक जाती है। क्या RBI कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, तो ये तो आपको देखना ही पड़ेगा। तो इस आर्टिकल को हम बहुत फुल फ्लेज्ड मैनर में एक और बार डिस्कस करेंगे, अगर आपने कल मिस कर लिया है तो। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप ये जानते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी का ये केस चल रहा है, जिसमें 1900 मतलब 1989 के टाइम पे क्या हुआ था, ओवर 30 इयर्स अगो, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 की, तो 1989 में जो UCC है, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, उन्होंने एक सेटलमेंट साइन की थी राजीव गांधी गवर्नमेंट के साथ कि हम बेसिकली $470 मिलियन देंगे। तो मतलब गवर्नमेंट भी उसमें पार्टी थी, लोग भी उसमें पार्टी थे, तो ये सेटलमेंट फाइनलाइज हो गई थी। लेकिन उसके बाद बहुत सारा डेटा ऐसा, सरकार का ये कहना है कि अब बहुत सारे डेटा ऐसा आया है जिसमें हमें ये पता चला है कि वो कॉम्पनसेशन तो इनफ थी ही नहीं, बहुत सारे और लोग हैं जिनको कॉम्पनसेट करना है, तो हमें बेसिकली कुछ और 1000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे UCC की तरफ से।
तो इसीलिए उन्होंने ये क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की है। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, जिसको आई थिंक हेड कर रहे हैं जस्टिस संजय किशन कौल, तो उनका ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो आप हमसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि हम इस क्यूरेटिव पिटिशन को, डू नॉट वरी, अब हम डिस्कस करेंगे क्यूरेटिव पिटिशन क्या होता है। आप सरकार हमसे एक्सपेक्ट भी ना करे कि हम इस क्यूरेटिव पिटिशन को एक सिविल सूट की तरह ट्राई करेंगे, यानी कि जो डॉलर 470 मिलियन का कॉम्पनसेशन सेटलमेंट हुई है, हम इसको दोबारा ओपन नहीं करेंगे कि ये ठीक थी या नहीं थी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा है, हम इसको एक क्यूरेटिव पिटिशन के ही मद्देनजर से देखेंगे। और क्यूरेटिव पिटिशन क्या है? पहली बात तो सरकार को ये पता होना चाहिए, आपने ये फाइल की है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं, हम हर चीज में नहीं, एक एक्सटेंट तक हम घुस सकते हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग अस टू डू एनीथिंग ओनली। तो ये इन्होंने कहा है, और आपको ये पता ही है कि यूसीसी ने बोल दिया है कि हम एक 98 भी और नहीं देंगे, क्योंकि हम अपना जो हमसे मांगा गया था वो सब कुछ हम भर चुके हैं। द कोर्ट वॉज हियरिंग द गवर्नमेंट क्यूरेटिव प्ली, जो फाइल की गई थी 2010 में, for enhancement of compensation. Okay, curative jurisdiction is a rare. Okay, now this is very important. तो पहली बात तो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, और फिर उसके बाद आप अगर उससे सहमत नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, और आप पार्टी हैं उसकी एक, तो आप एक रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं अगर आप सहमत नहीं हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करे, अपनी ही जजमेंट को रिव्यू कर ले। लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर वो रिव्यू पिटिशन फाइल करनी पड़ेगी जब वर्डिक्ट आई है। ठीक है, तो आपने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद रिव्यू पिटिशन कैसे सुनी जाती है कि आपस में केसेस, जो आपने केस फाइल किया है रिव्यू पिटिशन का, जिस बेंच ने बेसिकली वो वर्डिक्ट दी थी, वही बेंच दोबारा आपस में ही, कोई हियरिंग वगैरह नहीं होती इसमें, वो सर्कुलेशन के माध्यम से पेपर्स देखेंगे दोबारा, कुछ गलती तो नहीं होगी, चेंबर में ही, क्लोज चेंबर में एक दूसरे को जजेस पेपर्स पास करते हैं, और फिर वो डिसाइड करते हैं कि रिव्यू पिटिशन को डिसमिस करना है या क्या करना है। तो फॉर एग्जाम्पल रिव्यू पिटिशन भी डिसमिस हो गई तो यहाँ आके तो खत्म हो जाता है सब कुछ, है ना, इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अशोक हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस जो था, उसमें 2002 का ये केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ओके फाइन, रिव्यू पिटिशन के बाद भी एक फाइनल एक आपके पास ऑप्शन है क्यूरेटिव पिटिशन का। ठीक है, तो ये भी आपको रिव्यू पिटिशन जब डिसमिस हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर ही बेसिकली फाइल करना होता है। तो इस पे बेसिकली क्यूरेटिव पिटिशन, जैसे नाम ही कहता है कि अगर कुछ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नहीं फॉलो किया गया, उसको क्योर करने के लिए, वो एरर को क्योर करने के लिए पिटिशन डाली जा सकती है। ये लास्ट है, अल्टीमेट ऑप्शन है, बेसिकली अल्टीमेट लीगल एवेन्यू विच इज ओपन। ओके, तो इसमें ये चीज़ ही लिखी है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपने क्यूरेटिव पिटिशन फाइल तो कर दी, लेकिन आप हुर्रा वर्सेस हुर्रा केस को देखिए जाके, सिर्फ 2 चीज़ों के लिए क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है। हम सिर्फ 2 चीज़ों पे अपनी जजमेंट देंगे। ठीक है, अ पार्टी कैन टेक, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, अ पार्टी कैन ओनली टेक ओनली 2 लिमिटेड ग्राउंड्स इन क्यूरेटिव पिटिशन। पहला तो कि उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई थी, उनकी बात सुनी ही नहीं गई थी, जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल है 3 में से, दैट ही और शी वाज नॉट गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। तो आप क्यूरेटिव पिटिशन फाइल कीजिए। ठीक है, दूसरा क्या पैरामीटर होता है, दैट द जजेस वर बायस्ड। इन दोनों के अलावा कोई भी ग्राउंड नहीं होता जो आप क्यूरेटिव पिटिशन जिस पे सुनी जाएगी। अब इस केस में, भोपाल गैस ट्रेजेडी के केस में क्या है, जजेस ने तो कुछ किया ही नहीं था, तो जजेस कहाँ से बायस हो गए, आप समझ रहे हैं ना। ये सेटलमेंट तो लीगल डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए ही फाइल की गई थी, सरकार और जो और पार्टी थी और साथ में यूसीसी के बीच में, ताकि इतना ज़्यादा वो लीगल डिस्प्यूट खिंचे ही ना, लोगों को इमीडिएट रिलीफ दिया जाना चाहिए था उस समय पे, और वो हुआ था। तो इसीलिए जजेस तो बायस हैं, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और साथ ही में किसको हर्ड करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो यही बेसिकली सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कह रही है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो ये क्यूरेटिव पिटिशन डिसमिस हो जानी चाहिए थी इमीडिएटली। हमने इसीलिए केवल डिसमिस नहीं किया क्योंकि हमें पता है किस तरह की ट्रेजेडी थी ये, इसमें कोई दो राहें नहीं है, दैट इट वाज एन एनॉर्मस ट्रेजेडी, पीपल सफर्ड। हम इसीलिए बेसिकली इतना एक्सटेंड हमने करने दिया, और हम आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि आप अपना केस रखिए, पर वैसे तो ये क्यूरेटिव पिटिशन सुनी ही नहीं जानी चाहिए थी। द गवर्नमेंट इन इट्स विजडम पुट अ क्लोजर टू इट्स। तो यही सारी चीज़ें लिखी है यहाँ पे।
जस्टिस एएस ओका ऑन द बेंच साइड ऑफ द गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक जस्टिस ने कहा कि अगर आपको सच में लगता है कि इतना इनफ नहीं पे किया गया तो फिर आप पे कर दो ना, आप अपनी पॉकेट से पे कर दीजिए, इसमें कुछ गलत तो नहीं है ना। आप वेलफेयर स्टेट हैं, आपको सच में ऐसा लगता है कि कोई डेटा इमर्ज हो रहा है कि कहीं लोगों को और ज़रूरत है कॉम्पनसेशन की, तो यू कॉम्पनसेट देम, यू आर अ वेलफेयर स्टेट, वी आर नॉट अवॉइडिंग दैट, वी नोबडी इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दैट। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे लिखी है। ओके, तो आपको क्यूरेटिव पिटिशन के दो ग्राउंड्स क्या हैं। और हाँ, एक और चीज़ जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रोवाइड करता है या नहीं करता। तो उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो आर्टिकल 137 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सपोर्ट करता है क्यूरेटिव पिटिशन को। तो अगर इस तरह से लिखा होता है कि इम्प्लिसिटली डिराइव्ड है क्यूरेटिव पिटिशन कॉन्स्टिट्यूशन से, देन दैट इज ट्रू। या फिर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर क्यूरेटिव पिटिशन, इवन दैट इज ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 137 से ही क्यूरेटिव पिटिशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो क्यूरेटिव पिटिशन क्या कहता है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपनी ही जजमेंट को रिव्यू कर सकती है विद इन 30 डेज। तो रिव्यू पिटिशन आई है, तो क्यूरेटिव पिटिशन भी तो रिव्यू पिटिशन ही है सॉर्ट ऑफ, तो वहीं से आती है। लेकिन अब एक और चीज़ होती है जो आप बहुत बार पढ़ते हैं, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में, कि जो रिव्यू पिटिशन है वो सुप्रीम कोर्ट को तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लेकिन हाई कोर्ट को कॉन्वेंशनली मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं हुआ रिव्यू पिटिशन के बारे में, हाई कोर्ट की। ठीक है, लेकिन इनका सुप्रीम कोर्ट का केस में लिखा हुआ है। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस अगर वॉयलेट हुए हैं तो इस तरह के रेयर केसेस में क्यूरेटिव पिटिशन फाइल की जा सकती है, और कोई भी केस ऐसा नहीं होता। China's oil gambit in Taliban's Afghanistan. Now this is very important. यहाँ पे कई चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। The signing of a multi-million-dollar deal between Xinjiang, तो क्या हुआ है, Xinjiang सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कॉरपोरेशन और तालिबान के बीच में काबुल में एक $multi-million डील साइन हुई है। ओके, तो ये फर्स्ट मेजर इकोनॉमिक विन बन जाता है तालिबान के लिए। तो ये डील होगी कम से कम $540 मिलियन की। ओके, इससे क्या होगा, बीजिंग को एक्सेस मिल जाता है आमू दार्या बेसिन का। अगर ये पूछा जाए कहाँ पे प्रेजेंस में, तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज इन नदर्न अफगानिस्तान। ठीक है, तो अफगानिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे छोटे और मीडियम साइज्ड मिनरल फील्ड्स हैं जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। अफगानिस्तान के पास बहुत सारा लिथियम भी है, इसीलिए चाइना बहुत इंटरेस्टेड है, आपको पता है, अफगानिस्तान से बात करने के लिए। जब किसी ने रेकग्नाइज, किसी ने बातचीत करने से मना कर दिया था, चाइना ने फटाफट से कह दिया था कि आप हमारी कंट्री में आइए और हमें बस इतना कह दीजिए कि कोई भी टेरर अटैक चाइना के ऊपर नहीं होगा आपकी टेरिटरी में से, बिकॉज चाइना इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टेड। लिथियम है जो अभी तक अनटैप्ड है, और चाइना तो है ही इलेक्ट्रॉनिक हब, इनके पास बड़ा सारा ऐसे मीडियम साइज मिनरल फील्ड्स हैं जो ये कोई एक्सप्लोर तो कर नहीं रहा, कोई बातचीत कर नहीं रहा। तो चाइना हर क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बनाना जानता है। चाइना इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। अब तालिबान इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, तालिबान की तो इकोनॉमिक विक्ट्री है, तालिबान बाकी देशों को दिखाएगा, देखिए इतनी बड़ी 540 मिलियन की डील हमने साइन की है, आप भी कीजिए, हमारे पास वी हैव सो मेनी मिनरल रिसोर्सेज एंड ऑल ऑफ दैट। चाइनाज एम्स एंड चैलेंजेस। अब देखिए बात क्या है, बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड पोस्चरिंग, द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द डील एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डील इज गोइंग टू बी की। ठीक है, सिंबोलिज्म तो हो गया, कितना इंप्लीमेंट हो पाएगा वो बताएगा हमें। बेसिकली चाइना क्या चाहता है कि अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया वेस्टर्न एक्सेस के बाहर रहे। क्यों रहे, कि बेसिकली इनको लीवे मिलता रहे यहाँ पे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि रशिया यूक्रेन की जब से वॉर हुई है, तो जो आसपास के सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको पता चल गया है कि रशिया भी हमको थ्रेटन कर सकता है कभी भी, है ना, या फिर चाइना पे ही अगर हम निर्भर रहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, हमें बैलेंसिंग करनी है। तो वो यूएस से भी बात कर रही है सेंट्रल एशिया, तो वो कहीं ना कहीं जो चाइना चाहती थी कि यूएस बिल्कुल ही दूर रहे सेंट्रल एशिया से, वो तो नहीं हो रहा। हाउएवर चाइना हैज़ बीन रिसेप्टिव टू तालिबान फॉर सम टाइम, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। इट इज़ नॉट as though Beijing does not have security concerns, जैसे कि मैंने आपको बताया तालिबान को पहले ही बोल चुके हैं कि आप उइगुर लेड जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो अफगान की टेरिटरी से, कि देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने भी शिनजियांग रीजन में उइगुर लोग रह रहे हैं, है ना, जो चाइना पसंद नहीं करता, उइगुर मुस्लिम्स, वो सारे टर्किक इन ओरिजिन हैं। ओके, तो वो टर्किक इन ओरिजिन है, और वो बेसिकली बहुत सारे जो उनके फैक्शंस हैं वो अफगानिस्तान की टेरिटरी में भी रह रहे हैं, जैसे टर्किस्तान इस्लामिक पार्टी। तो चाइना चाहती है कि वो उनके अफगानिस्तान बेसिकली इनके खिलाफ
एक्शन लें, लेकिन अभी तक तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। इकोनॉमिकली तो चाइना के सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो तालिबान को पसंद करती है, पर उनके इकोनॉमिक कंसर्न्स भी हैं, इसीलिए इकोनॉमिकली चाइना's approach to Afghanistan would have had पाकिस्तान एट द सेंटर। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता, ये तो चाहते थे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सी पैक एंड ऑल ऑफ दैट, उसमें अफगानिस्तान भी ऐड हो जाए, लेकिन अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आप देखिए किस तरह से तालिबान इसको इतना सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान में बॉम्ब अटैक्स हो रहे हैं, तो वो तो शायद चाइना का इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, वो ड्रीम ही रह जाएगा। The Taliban perspective. Meanwhile, the Taliban is aiming to establish a successful Islamic emirate, one that is different from the previous version. To achieve this, they need a somewhat functional economy to fund not only the state but also individual factions within the umbrella. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो अफगानिस्तान की स्थिति है इकोनॉमिक और सोशल, वो टेरेबल है। आप जानते हैं कितनी रिग्रेसिव पॉलिसीज तालिबान लेके आ चुका है। विमेन एजुकेशन को कम्प्लीटली डिसअलाउ कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज हैव बीन शट फॉर विमेन। ओके, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों के बावजूद तालिबान क्या करना चाहता है कि हम एटलीस्ट क्या करें, अपनी लेजिटिमेसी हमारे रूल को मिल जाए कि हम इकोनॉमिक डील्स गैदर कर पाएँ, गार्नर कर पाएँ, ताकि हम दुनिया को दिखा सकें कि फिर भी इतनी बुरी देश होने के बाद भी सोशल वोशल कुछ इशू नहीं होता, कुछ नहीं होता विमेन इशूज। आप देखिए वेयर अफगानिस्तान स्टैंड्स सो दैट एवरीबडी गेट्स कंपेल्ड टू वर्क विद देम। दिस डज नॉट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू अ लीडरशिप चैलेंज। और साथ ही में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। important क्यों है कि the economic version of this does not necessarily translate into a leadership challenge against the supreme leader Habiyatullah Akhundzada. Okay, but it could lead to further alienation of the regime by global community, which certain, अब देखिए बात क्या है, वो क्या चाहते हैं कि ग्लोबल कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस, बाकी प्लेटफॉर्म्स उन्हें आइसोलेट ना कर दें। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली, इसीलिए तालिबान के बहुत सारे लीडर्स हैं वो ये चीज़ अवॉइड करना चाहते हैं। द इकोनॉमिक विजन ऑफ सम इन द तालिबान, इंक्लूडिंग दोज हु नेगोशिएटेड विद द वेस्ट एज वेल एज द हक्कानीज, इज डिफरेंट फ्रॉम द आइडियोलॉजिकल न्यूक्लियस ऑफ तालिबान। तो ये जो अखंड ज़्यादा है, जिस तरह की आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन इनकी है, बाकी जो हक्कानीज हैं और बड़े सारे लीडर्स हैं वो इनकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन से सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं वो लोग चाहते हैं कि हमें इकोनॉमिकली या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा आइसोलेट ना किया जाए, और उनको ऐसा लगता है कि जो विमेन की अगेंस्ट पॉलिसीज हम ला रहे हैं या फिर हम जुडिशरी में रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वो हमें एटलीस्ट इंटरनेशनली आइसोलेशन कर देगा। तो दे आर नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो बहुत सारा फैक्शनलिज्म, तालिबान अपने में ही डिवाइडेड है अंदर से बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहीं ग्रुप कुछ कहते हैं, कहीं ग्रुप कुछ और कहते हैं। इट इज़ अनलाइकली दैट द तालिबान वुड मेक आइडियोलॉजिकल कंसेशंस। ओके, दिस रियलिटी देन रेजेस अ क्वेश्चन कि इतना ओके, इज बीजिंग रेडी टू इकोनॉमिकली लिफ्ट द तालिबान रजीम ऑल बाय इटसेल्फ? क्या बेसिकली अब तो बीजिंग के पास पाकिस्तान भी नहीं है, क्या बिल्कुल अकेले ही सपोर्ट कितना हद तक ये कर लेंगे? क्या उन्हीं को अकेले उनके नेचुरल रिसोर्सेज की वाली डील साइन कर करके अपलिफ्ट कर देंगे? ठीक है, तो ये चीज़ सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। चाइना हैज़ अ चेकर्ड रिकॉर्ड। वैसे तो चाइना आज तक यही करता है, बिजनेसेस और इन्वेस्टमेंट वही करता है जो पॉलिटिकली वॉलेटाइल रीजन है। लेकिन चाइना ऑफ कोर्स नोज कि तालिबान एक टेरर एक नेशन है, टेरर ग्रुप है। तो और साथ ही में चाइना बहुत ज़्यादा भी इंडल्ज नहीं होना चाहता अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान की हिस्ट्री ये कहती है कि जो भी यहाँ पे सुपर पावर या मेजर पावर आई है वो सारे यहाँ पे भस्म होके गए हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर जिसे कहा जाता है। रशिया यहाँ पे आई, यूएसएसआर यहाँ आया, वो हार के चला गया, यूएस आई, नेटो के ट्रूप्स हार के चली गई 20 साल बाद। अब चाइना अगर बहुत ज़्यादा इंक्लूड होगा तो चाइना वीकन होके ना चला जाए। चाइना इज ऑल्सो वेरी apprehensive about it. JJ rules authorize extracting confession from children, DCPCR. Basically क्या है कि एक ग्रुप है, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिनका ये कहना है, वो दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, उनका ये कहना है कि जो जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स हैं 2016 के, उसमें बेसिकली कहीं रूल्स के क्लॉजेज ऐसे हैं जो ऑथराइज करते हैं कि आप ज़बरदस्ती भी एक कन्फेशन एक चाइल्ड से निकाल सकते हैं, विच गोज अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि आप खुद के ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बन सकते। तो ये कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हैं। ओके, कि जिसमें एक बच्चे से पूछा जा सकता है व्हाट वाज द रीजन फॉर द एलिजेड ऑफेंस एंड दी व्हाट वाज योर रोल इन दिस ऑफेंस, तो उसमें बोलने के लिए उसे बोला जा सकता है। तो ये एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एविडेंस हो गया, विच ऑल्सो गोज अगेंस्ट आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, क्योंकि अगर आप एक अडल्ट को अपने खिलाफ विटनेस होने नहीं देते तो बच्चे को कैसे होने दे रहे हैं?
वाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई अ रेयर स्पीशीज फाउंड इन केरला। सो इतना ही है बस ये कि वाइट टफ्टेड जो एक बटरफ्लाई है जो बेसिकली जिसका लार्वा फीड करता है स्करूला पेरिस्टिका के ऊपर, जो लोरांथिसे फैमिली एक वीड की फैमिली है उस पर फीड करता है, केरला को बिलोंग करती है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। Godavari estuary has become prime habitat for Indian skimmer. Honestly, there's nothing in it, but still क्योंकि you never know क्या environment में आ जाए, तो इसीलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जो आंध्र प्रदेश की गोदावरी एस्चुरी है वो एक प्राइम और सेफ हैबिटेट बन चुका है इंडियन स्किमर्स के लिए। राइन चॉप्स एल्बिकोलिस, अगर बाय चांस ये लिखा हो साइंटिफिक नाम तो ये क्या है? इंडियन स्किमर है, एक एशियन वाटर बर्ड है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली जो गोदावरी एस्चुरी है वो इसका एक प्राइम हैबिटेट बन चुका है। और ये जो बर्ड है इट इज़ अंडर IUCN की एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट। ओके, तो ये क्योंकि अब इंडियन स्किमर क्यों आती है गोदावरी? फीडिंग के लिए आती है। ये भी बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, आपको ये तो पता ही है कि आफ्सपा को हटाने की बार बार मांग की जाती है, लेकिन अब एक विमेन ग्रुप है वो क्या चाहते हैं कि बेसिकली जो CRPC की सेक्शन 197 है, अगर पेपर में ये आ गया सेक्शन 197 ऑफ CRPC रिसेंटली सीन इन न्यूज़, इस तरह अगर ये इशू एक्सटेंड होता है तो व्हाट इज इट? तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसके खिलाफ भी बेसिकली सुनवाई की जा रही है। सेक्शन 197 क्या कहता है? No court shall take cognizance of any offence alleged to have been committed by any member of the armed forces while acting or purporting to act in the discharge of his official duty except with the previous sanction of the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मतलब कोई भी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो किसी भी तरह का ऑफेंस करें, वो एनकाउंटर कर दें किसी का भी, या फिर कोई विमेन रिलेटेड इशू में इन्वॉल्व हो, कोई भी आर्म्ड फोर्सेस अगर किसी रेप में भी इन्वॉल्व है, कुछ भी, उनके खिलाफ एक केस नहीं चलाया जा सकता किसी भी कोर्ट के द्वारा, कहीं लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में, वो भी अगर सरकार, केंद्रीय सरकार अलाउ करती है तो। Now again, this is very important. Ministers in Delhi government possess power over their departments center to Supreme Court. तो बेसिकली यहाँ पे क्या टसल चल रहा है? दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल है। ये किस चीज़ को लेके? बहुत सारे इनके बीच में टसल है वैसे तो, पर यहाँ पे हम कि किसके अंडर आते हैं, कौन गवर्न करते हैं बेसिकली IAS ऑफिसर्स को या सिविल सर्वेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे वो बेसिकली बात है। तो यहाँ पे देखिए, बार बार आप अरविंद केजरीवाल जी को बोलते हुए ये चीज़ सुनते हैं कि हमारे पास तो, हमें सिविल सर्वेंट्स कोई नहीं ये लोग बताने देते, वो हमारी बातें पॉलिसीज़ को तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, वो केंद्रीय सरकार की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं द सेंटर ऑन वेंसडे सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट दैट द अरविंद केजरीवाल लेड दिल्ली गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ परसेप्शन। तो सेंटर ने कहा है कोर्ट को कि जो दिल्ली सरकार है वो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने सारी पावर को हॉग कर लिया है ना, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी अलीजियंस वो करते हैं सेंटर को, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो इस डिस्प्यूट को सुन रहे हैं ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड। ओके, तो सॉलिसिटर जनरल जो है हमारे तुषार मेहता जी, जो हुज अपेयरिंग फॉर द सेंटर, उनका ये कहना है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा। जो हम सरकार की एक्चुअल स्टेटमेंट देखेंगे, ओके, डिसीजंस आर ओके, तो सरकार का ये कहना है, केंद्रीय सरकार का, कि देखिए अभी तक 18,000 फाइल्स LG को भेजी गई थी दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा 2018 के बाद से। ठीक है, तो सारी की सारी पास की गई। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं जो दिल्ली सरकार लेके आती है। तो फिर कहाँ ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड दिक्कत आ रही है? डिसीजंस आर इंप्लीमेंटेड बाय द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, ब्यूरोक्रेट्स आर अकाउंटेबल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वी हैव नॉट रिसीव्ड अ सिंगल कंप्लेंट दैट एन ऑफिसर इज नॉट इंप्लीमेंटिंग द डिसीजंस ऑफ द कैबिनेट, वी हैव अ कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और साथ ही में कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी भी है। आप डिपार्टमेंटली प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं एक ऑफिसर को अगर वो अपनी ड्यूटी निभाने से मना कर देते हैं, विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन। तो आप करिए, वो करवा सकते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट तो आप ही के हैं ना, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अब हम देखेंगे कि क्या सिर्फ जो दिल्ली की सरकार है उनका पावर है ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, या सिर्फ नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट है उनका, या कोई एक मीडियन भी एस्टैब्लिश हो सकता है। 2600 करोड़ इंसेंटिव फॉर बैंक्स टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स। तो बेसिकली यहाँ पे बस इतना ही है कि यूनियन कैबिनेट ने एक आउटले एलोकेट किया है ₹2600 करोड़ का
डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। ये बैंक्स को दिया जाएगा, रुपे कार्ड्स को, यूपीआई पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए। तो ये सारी द फंड विल बी पेड इन बैंक्स इन द व्यू ऑफ द लैक ऑफ नथिंग मच, बस इतना ही। नाउ दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल कि कैसे जो एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया, एक आप जानते हैं नाटू नाटू जो सॉन्ग है RRR का, तो 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेसिकली इनको ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है, फर्स्ट एशियन सॉन्ग टू गेट द अवार्ड। तो जहाँ पे भी इंडिया की राइजिंग स्टैचर की बात की जाए, आप ये लिख सकते हैं ग्लोबल एजेंसीज। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, पर what can I do, इतने सारे आर्टिकल्स थे। ग्लोबल एजेंसीज फेथ इन इंडिया इज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। आप ये जानते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी एक पैरामीटर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होता है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर होती है तभी बिजनेसेस वहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि इतने सारे लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं, या इतनी सारी IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वो क्यों इंडिया को एक ब्राइट स्पॉट बताती हैं बार बार इकोनॉमी के टर्म्स में, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है, यंग डेमोग्राफी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एज इट इज आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, यंग डेमोग्राफी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। और आप क्या लिख सकते हैं, आई हैड मार्क्ड अनदर थिंग यहाँ पे, हाँ, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए काम आता है। ओके, इंडिया हैज़ बीन ऑन द पाथ ऑफ, ये आप लिख सकते हैं कि इंडिया 2014 से कौन से बात पे है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म, इस तरह के जो काफ़ी रिदमिक से चीज़ें होती हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, आप कुछ ना हो तो ये अपने कॉन्क्लूजन्स में काम आता है आपका। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, नथिंग मच हियर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।